ये पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट यूनिट 4 है, जिसमें आपका पेज नंबर 13। इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव से। अब बिविल्डरिंग रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। बिविल्डरिंग यानी बहुत ज्यादा पागल कर देने से। और इसमें दो अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपने। एक तुम्हारी फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स यानी कौन सी? आर पेपर क्लेम्स ऑन सम इश्यूज सच एज गवर्नमेंट या तो कॉर्पोरेट बॉडी, यानी किसी से इक्विटी शेयर, इंश्योरेंस पॉलिसी, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या ये सब लिया जाता है वो। एक तुम्हारी फाइनेंशियल एसेट्स है और दूसरी तुम्हारी रियल एसेट्स है। तो रियल एसेट्स आर प्रेजेंटेड बाय टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स यानी कौन सी एसेट्स के जो तुम्हारे हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो सब जिसमें आए ना वो। तो फाइनेंशियल एसेट्स हमेशा पेपर क्लेम्स होते हैं और रियल एसेट्स तुम्हारे लिए ये टेंजिबल एसेट्स। एज द इकोनॉमी एडवांसेस तो फाइनेंशियल एसेट्स का जो इम्पोर्टेंस है ना वो इंक्रीज होता है, राइट? यानी फाइनेंशियल एसेट्स ज्यादा लोग खरीदते हैं। Of course, by and large, the two forms of investments are complementary and not competitive. मतलब दोनों एक दूसरे के साथ लिए जाते हैं, दोनों को कंपटीशन नहीं कराने के, कि ये खरीदू के वो खरीदू वाला नहीं है यहाँ पे सवाल। सेंसिबल इन्वेस्टिंग के लिए द पर्सन शुड बी फैमिलियर विद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ वेरियस इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स बिफोर यू। तो आपके पास कौन कौन से अल्टरनेटिव है? पहला है देखो, नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल एसेट्स। तो हम यहाँ पे नॉन मार्केटेबल फाइनेंशियल एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, प्रोविडेंट फंड, ये सब, कंपनी डिपॉजिट, ये सब आएगा इसमें। ये एसेट है ना, आपको रिप्रेजेंट करते हैं पर्सनल ट्रांजेक्शन बिटवीन द इश्यूअर एंड द इन्वेस्टर। याद रखना, अंडरलाइन करो, दे रिप्रेजेंट पर्सनल ट्रांजेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द इश्यूअर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू बाय इक्विटी शेयर इन द स्टॉक मार्केट, आपको पता नहीं कि सेलर कौन है, कंपनी का नाम पता है लेकिन तुमको शेयर बेचने वाला कौन है वो पता नहीं। इसी तरह से बेचने वाले को ये नहीं पता है खरीदने वाला कौन। तो इसमें नॉन मार्केटेबल में याद रखना ये कि इन्वेस्टर को पता नहीं होता कि बेचने वाला कौन है और बेचने वाले को पता नहीं है इन्वेस्टर को। इसमें कौन कौन सी चीज आती है? पहले बैंक डिपॉजिट, यानी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में जो अपना पैसा, या अदर टाइप ऑफ बैंक अकाउंट में जो भी पैसा आपने डिपॉजिट करते हैं। बैंक इंस्टीट्यूट ऐसी है ना कि जो कभी भी डिपॉजिट और विड्रॉ करने का आपको अलाउ करती है। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डिपॉजिट इन अदर काइंड ऑफ बैंक अकाउंट अन इंटरेस्ट। तो अब बैंक डिपॉजिट की बात करें तो बैंक है ने सेफ है। शेड्यूल बैंक के अंदर अगर इन्वेस्ट करो तो सेफ है, क्योंकि उसको है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी रेगुलेशन है उनसे मैनेज किया जाता है। और यहाँ लिखा है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, DICGC, याद है पिछले सेमेस्टर में किया था वो, 1 लाख तक की डिपॉजिट जो है ना वो इंश्योर्ड है। आई थिंक ये 5 लाख हो गया है अभी, 5 लाख ही हो गया है। सो मेक इट 5 लाख ईयर और डिपॉजिटर ऑफ अ बैंक, यानी 5 लाख तक की डिपॉजिट आपकी सेफ है। यानी अगर बैंक डूबी गई तो अगर तुम्हारे 5 लाख जितने पैसे उसमें डिपॉजिटेड है ना, तो आपको पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। देयर इज अ सीलिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट पेएबल। तो यानी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना देना है वो इसमें सीलिंग होता है, मतलब इससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको पे नहीं किया। तो सीलिंग है यहाँ पे। एक पहली बात तो याद रखिए कि 5 लाख तक की डिपॉजिट से ना वो आपकी इंश्योर्ड है। फिर उसके बाद में सीलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होता है सेविंग्स अकाउंट के अंदर, और इंटरेस्ट रेट जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर है वो टर्म के मुताबिक, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए अपने रखते हो उतने टाइम पीरियड, यानी कम टाइम पीरियड के लिए कम इंटरेस्ट मिलेगा, ज्यादा के लिए ज्यादा। और अगर डिपॉजिट लेस देन 90 डेज के लिए होती है तो इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी पे पे किया जाता है। मतलब जब एक साथ में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा, बाकी क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट मिल सकता है।
बैंक डिपॉजिट एक्सेप्शनली हाई लिक्विडिटी वाली डिपॉजिट से, मतलब वो अगर आपको विड्रॉ करना है ना तो पेनल्टी के साथ में इवन फिक्स डिपॉजिट को भी आप विड्रॉ कर सकते हो। लोन्स कैन बी रेज्ड, इसमें से आप है बैंक डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन भी अपने ले सकते हैं, इसको गिरवी रख के। अब दूसरा आता है तुम्हारे लिए पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 200 रुपए के मल्टीपल में विदाउट एनी लिमिट है। 200 रुपए के मल्टीपल में विदाउट एनी लिमिट है, यानी 200, 400, 600, 800 इस तरह से बना सकते। एनी इंडिविजुअल, कोई भी इसके अंदर अकाउंट ओपन कर सकता है। सिंगल या तो 2 एडल्ट ज्वाइंटली भी कर सकते हो। 1, 2, 3 या तो 5 साल के लिए ओपन किया जा सकता है। और इंटरेस्ट रेट आपको हायर मिलता है बैंक डिपॉजिट से, स्लाइटली हायर देन बैंक डिपॉजिट। और यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया है, 8.20, 8.30, कंपाउंडेड क्वार्टरली। 3 महीने में एक साथ में इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, या आप उसको एनुअली पेमेंट भी ले सकते हो। नो विड्रॉल इज परमिटेड अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक आप कोई विड्रॉल नहीं कर सकते, एमसीक्यू आ सकता है। और ये भी लिखो, पेड एनुअली है ना ऊपर वाला 5वें में, वो भी एमसीक्यू में आ सकता है। पीओडीडी अकाउंट कैन बी प्लेज, प्लेज यानी उसको भी गिरवी रखा जा सकता है। द इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ 5 ईयर टीडी टर्म डिपॉजिट क्वालिटी फॉर द क्वालिटी ने क्वालिफाई फॉर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 86, यानी मतलब इसमें आपको है ना 1.5 लाख वाली जो लिमिट है ना 1/4/2007 से वो लागू होती है। मतलब यहाँ पे जो भी तुम इन्वेस्टमेंट करते हो ना वो 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री है। अब पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, इसमें इंटरेस्ट रेट 8.40% पर एनम पेबल मंथली। मैच्योरिटी पीरियड कितने का होता है? 5-5 साल का मैच्योरिटी पीरियड। देन मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1500 रुपए का कर सकते हो या उसके मल्टीपल, और मैक्सिमम अमाउंट 4.5 लाख रुपए की एक सिंगल अकाउंट के अंदर और 9 लाख रुपए की ज्वाइंट अकाउंट के अंदर आप रख सकते हो। अकाउंट अपने इंडिविजुअल 2 या तो 3 एडल्ट साथ में मिलके भी, और इवन माइनर का भी अकाउंट अपने पर गार्डियन के जरिए से अपने ओपन करवा सकते हैं। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में अपने ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब मैं अपना वारिस किसी को बना सकता हूँ, या एटीसी में रिबेट नहीं मिलता, ये आएगा एमसीक्यू। फिर उसके बाद आप देखें तो इंटरेस्ट जो है इनकम वो टैक्सेबल है, इसकी इंटरेस्ट इनकम, पर इसको ऊपर टीडीएस नहीं कटता, आपको खुद ही टैक्स भरना है उसको। टीडीएस कब कटे? जब टैक्स आप ना भरो, आपका एम्प्लॉय या तो जो आपको इंटरेस्ट देने वाली बैंक है वो भर दे, वो तो यहाँ टीडीएस नहीं कटता। फिर वन स्कीम इन पोस्ट ऑफिस वेर मंथली इंटरेस्ट इज पेबल, मंथली इनकम भी है। उसके बाद में तो टीडीएस को अंडरलाइन करना। मोस्ट सुटेबल स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन है, यानी सीनियर सिटीजन के लिए सबसे अच्छा यही है जिनको रेगुलर मंथली इनकम चाहिए तो। और डिपॉजिट्स यहाँ पे वेल्थ टैक्स से एक्सेप्टेड है, अंडरलाइन करो, वेल्थ टैक्स नहीं मिलता है इसके अंदर, यानी इसमें जो भी पैसा आपका बढ़ता है उसके ऊपर वेल्थ टैक्स आपको नहीं देना है। फिर आता है किसान विकास पत्र, ये भी पोस्ट ऑफिस के जरिए से लागू की गई स्कीम है। देख अब इसमें क्या है, मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का 100 रुपए का है और अपर लिमिट कोई नहीं है इसमें। और इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 8 साल 4 महीने में डबल हो जाएगा, ये याद रखना है। डबल्स इन 8 ईयर 4 मंथ्स एंड हेंस कंपाउंड इंटरेस्ट वर्कआउट कैसे किया जाएगा? 8.70 जितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा इसके अंदर। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 8.70 जितना। यहाँ पे भी कोई टीडीएस नहीं होता है, यानी आपको डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ेगा। फिर इसके बाद में किसान विकास पत्र, उसको अपने प्लेज यानी कि गिरवी रख सकते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी से लोन लेने के लिए। और विड्रॉल फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन कब? 2.5 साल के बाद, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, आफ्टर 2.5 years।
फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना है इसके अंदर, 100 रुपए का, और मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, बराबर। फिर उसके बाद आगे लिखा है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे, 8.5, 8.50, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, आधे साल में एक बार इसका इंटरेस्ट आपको मिले। एंड इसमें प्री मेच्योर एनकेशमेंट नहीं है, मतलब आप मेच्योरिटी से पहले पैसे विथड्रॉ नहीं कर सकते। फिर एनुअल इंटरेस्ट जो है वो री इन्वेस्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आपको टैक्स रिबेट मिलेगा 5 साल तक का। कितने साल तक का टैक्स रिबेट मिलेगा, सिर्फ 5 साल तक का, और वो 80C के अंदर आप इसको क्लेम कर सकते हो। मैच्योरिटी प्रोसीड्स, उसको अपने विड्रॉ नहीं कर सकते, पोस्ट ऑफिस की जैसा। कितने टाइम तक विड्रॉ नहीं कर सकते, तो मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स लिखा है, बराबर ना, मैक्सिमम पीरियड 2 ईयर्स, सॉरी। एंड फैसिलिटी यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी की हो ना तो अवेलेबल है, मतलब अगर तुम विड्रॉ नहीं करोगे तो इसको अपने री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, पैसा ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाएगा। और इसको अपने प्लेज कर सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी में रख सकते हैं लोन लेने के लिए किसी भी बैंक से। फिर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट बताया गया है अंडर सेक्शन 80C, ये भी 80C में आपको माइनस मिलता है इनकम टैक्स एक्ट के जरिए से। फिर इंटरेस्ट जो है ना वो टैक्सेबल है इंटरेस्ट इनकम, पर इसमें TDS नहीं होता। रिबेट मिलता है कब पता है, जब अप टू अ सर्टेन लेवल से कम हो ने तो मिलेगा, रिबेट ने तो नहीं मिलेगा। पर आप तो अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट करो और अनलिमिटेड इंटरेस्ट इनकम आए तो रिबेट नहीं। यहाँ पे भी वेल्थ टैक्स नहीं है, देखो लास्ट में लिखा है। अब आता है इसके बाद कंपनी डिपॉजिट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, वो लार्ज या तो स्मॉल सॉलिसिट फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, यानी मांगती है पब्लिक के पास है डिपॉजिट के पैसे, और ये पैसे अपने मोबिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको ट्रांसफर करने का हमारा सबसे अच्छा तरीका। ये मोर प्रिसाइसली इसको क्या बोलेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC बोलेंगे। इसके की फीचर्स यहाँ पे दिए गए, देखो इंडिया के अंदर। फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द टर्म डिपॉजिट कैन बी 1 to 3 ईयर्स, अंडरलाइन करो, MCQ में आ सकता है। लेकिन जो NBFC है, NBFX नहीं, NBFC है, वो कितना हो सकता है, इट कैन वेरी फ्रॉम 25 मंथ्स to 5 ईयर्स, 25 महीने से लेके 5 महीने तक का ये हो सकता है। और इसके बाद लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैन मोबिलाइज बाय वे ऑफ फिक्स डिपॉजिट, 25% अमाउंट है वो मोबिलाइज कर सकती है, मोबिलाइज यानी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकती है। और इसको अपना लिखा है कि शेयर होल्डर का जितना भी पैसा है ना उसका 10% नेटवर्थ का वो मोबिलाइज किया जा सकता है, 10% नेटवर्थ का। ये याद रखना है, 25% और 10%, ये दोनों चीजें याद रखनी है। फिर NBFC है ना, वो इससे ज्यादा अमाउंट करना चाहे तो कर सकती है मोबिलाइज, कारण NBFC के पास इतनी परमिशन होती है कि उसका काम फाइनेंस का है ना, इसकी वजह से। फिर नेक्स्ट देखे, द इंटरेस्ट रेट ऑन कंपनी डिपॉजिट हायर देन, बैंक से ज्यादा होता है, हायर देन, एंड देन आफ्टर जो कंपनी डिपॉजिट है वो अनसिक्योर्ड लोन की तरह से होती है, इसमें आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। कंपनी डिपॉजिट उसका रेटिंग होता है नेसेसरी, ये कौन करता है पता है, क्रिसिल, CRISIL, क्रिसिल नाम की एक इंस्टीट्यूशन है, वो आपको सिक्योरिटी का रेटिंग करके देती है। AAA+ सबसे अच्छा माना जाता है। हाईवर यहाँ लिखा है डिपॉजिटर को यहाँ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, डोंट गेट एनी टैक्स बेनिफिट ऑन कंपनी डिपॉजिट, लेकिन इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाता अगर 5,000 जितनी ही इनकम है, तो 5,000 से ज्यादा हो तो इनकम टैक्स मिलेगा, आपको डिडक्ट करेंगे, तो नहीं करेंगे।
फिर कंपनी कैन ऑफर सम इंसेंटिव्स लाइक, ये 5,000 वाला भी आप अंडरलाइन करना, अप टू 5,000 लिखा है इन्होंने, एमसीक्यू आ सकता है इसके। फिर यहाँ पे आपको है क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी मिलती है और फ्री पर्सनल एक्सीडेंट कवर, इससे ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिटर यहाँ पे क्या अट्रैक्ट हो पाया। फिर प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये उन लोगों के लिए जो किसी कंपनी में जॉब नहीं करते लेकिन मेरे जैसा कोई खुद का बिजनेस या तो प्रोफेशन होता है, उनका प्रोविडेंट फंड तो कटता नहीं है ना, के पास जॉबर नहीं है तो प्रोविडेंट फंड कहाँ से कटेगा। तो ऐसे लोग हैं ना यहाँ पे इस तरह से पीपीएफ के अंदर लॉन्ग टर्म डेट स्कीम जैसा क्रिएट कर सकते हैं। याद रखना, ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज ए लॉन्ग टर्म डेट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर आपको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। एनी इंडिविजुअल इस स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, सैलराइड हो, इवन याद रखो, याद रखो अगर तुम्हारी सैलरी है, तुम्हारा पीएफ कटता भी है ना तुम्हारे एम्प्लॉय के द्वारा, तो भी तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो, इसमें डिपॉजिट कर सकते हो पैसा। और एनआरआई इज नॉट अलाउड, याद रखो पीपीएफ अकाउंट में ये नहीं, पर अगर कोई एनआरआई के लिए कोई रेसिडेंट इंसान उसके लिए अकाउंट ओपन करता है तो वो ओपन करा सकता है इस तरह से। पर याद रखो एनआरआई ही शेल बी अलाउड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग हिज अकाउंट, एनआरआई उसमें पैसा डिपॉजिट जरूर कर सकता है लेकिन वो अपने नाम से अलग से कोई भी चीज ओपन नहीं कर सकता। और यहाँ और एक चीज लिखिए, देखो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट खाली एक ही होना चाहिए, ओनली वन पीपीएफ अकाउंट करने, अगर दो से ज्यादा होने तो दो दूसरा जो अकाउंट तुमने ओपन किया तो वो आपको बंद करवा दिया जाएगा, उसमें से रिफंड आपको मिल जाएगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट लिखा है देखो, मिनिमम डिपॉजिट कितनी है 500, अभी भी इतनी है, मिनिमम डिपॉजिट 500, और ये पूरे साल में 500 तो मिनिमम आपको डिपॉजिट करने चाहिए, करने पड़ेंगे ऐसा। और ये लिखा है कि मैक्सिमम डिपॉजिट कितना है, 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर, 1.5 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं कर सकते। और इंटरेस्ट जो है ना वो 8.7 अप टू, अभी तो बहुत कम हो गया इसके ऊपर भी, और डिपॉजिट कुड बी इन आइदर वन गो और इन फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट, एक साथ में भी डिपॉजिट कर सकते हो अरे टुकड़े में, लेकिन 10-10 रुपए के मल्टीपल में इसको आपको डिपॉजिट करना, 4-5 रुपए नहीं डिपॉजिट कर सकते। तो पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए वैलिड, इंपॉर्टेंट एकदम, 15 ईयर्स के लिए इंपॉर्टेंट, ये याद रखना वैलिड है। और एंटायर अमाउंट मैच्योरिटी पे विड्रॉ करो 15 साल के बाद, एक साथ में अकाउंट को क्लोज करके, ये भी किया जा सकता है। और इसके बाद में पीपीएफ अकाउंट होल्डर के पास है ना दूसरा ऑप्शन भी है कि वो और 15 साल के लिए ना, सॉरी 5-5 साल के लिए ना अपना टेन्योर आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स, बराबर नहीं, यानी 5-5-5-5 इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं 15 साल होने के बाद, इन अ ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स फॉर द लाइन। फिर लोन्स, इसमें आपको थर्ड फाइनेंशियल ईयर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तीसरे साल से आपको लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सक्लूडिंग द ईयर ऑफ डिपॉजिट, लेकिन जिस साल आप डिपॉजिट करते हो वो साल आपको नहीं गिनते, यानी चौथे साल से, ऐसा समझो ना। अमाउंट ऑफ सच लोन, जितना अमाउंट तुमने डिपॉजिट किया है अभी तक, जो बैलेंस तुम्हारे खाते में बोलता है उसका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट एक्सीड 25% ऑफ द, बराबर। और अभी कब, सेकंड ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द लोन इज अप्लाइड। अब यहाँ बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C पीपीएफ में मिलता है, तो हमने देखा भी था उस वक्त, तो एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C को अंडरलाइन कर। एंड टैक्स फ्री इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री होता है, कितना भी इंटरेस्ट कमाओ कोई टैक्स पेबल नहीं। और सेकंड आता है देखो बॉन्ड्स, ये एक कैटेगरी कंप्लीट हो गया, बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड्स या तो फिक्स इनकम सिक्योरिटी,
24 पेजेस है इसके, देखो 24 पेज तक है ये पूरा। अब बोन्स में क्या आता है देखें, वो भी लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आपको स्टिपुलेटेड स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लो, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जनरली दिस जनरली कंप्राइजेस पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट, और साथ में प्रिंसिपल पेमेंट भी मिलेगा लास्ट में, जो डिपॉजिट किया वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। अब इसमें पहला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो देखिए बहुत आसान है ये। डेट सिक्योरिटी इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या तो क्वासी गवर्नमेंट एजेंसी, यानी गवर्नमेंट के जैसी एजेंसी, क्वासी का मतलब, आर रिफर्ड टू एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गिल्ट एज सिक्योरिटी, दूसरा नाम इसका, अंडरलाइन करो। इसमें 3 तरह की सिक्योरिटीज इशू की जाती है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिजेंबल्स अ कंपनी डिबेंचर, कंपनी के डिबेंचर जैसा होता है। इट कैरीज द नेम ऑफ द होल्डर, और रजिस्टर किया जाता है पब्लिक डेट ऑफिस के अंदर इसको। फॉर ट्रांसफर इट हैज टू बी लॉन्च विद द पीडीओ along with a duly completed transfer deed. The PDO pays interest to the holders registered with it on the specified date of payment. एक चौकस पेमेंट की डेट के ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना होता है। अब प्रोमिसरी नोट इशू टू द ओरिजिनल होल्डर, दूसरा क्या है, इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट, अंडरलाइन करो प्रोमिसरी नोट। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट की प्रॉमिस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, या तो गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नर ऑफ द स्टेट, वो गारंटी ये देते हैं कि तुमको टाइम पे पैसा तुम्हारा रिटर्न मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी मिलेगा। वो हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं एंडोर्समेंट के जरिए से। एंड द करंट होल्डर हैज टू प्रेजेंट द नोट टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑफ अदर पेमेंट और अदर पेमेंट, यानी कोई भी पेमेंट अगर आपको चाहिए ना, तो आपके इसके लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास एक नोट प्रेजेंट करनी पड़ती है। यानी अगर मैंने तुमसे खरीदा तो मैं जब तक नोट ना दिखाऊं ना उसको, तब तक मुझे पैसा ना मिले, सामने वाले को पैसा मिलता है। अब बेरर सिक्योरिटी, इसमें नेक्स्ट है बेरर का मतलब इसमें किसी का भी नाम लिखा हो जिसके पास हो ना, कोई उसका मालिक। इसमें इंटरेस्ट रेट बताया देखो 3 से 20 साल तक का होता है ये, और इसमें इंटरेस्ट रेट 8 से 10% जितना होता है। इवन दो दिस सिक्योरिटीज कैरी सम टैक्स एडवांटेज, पर बात समझ लो कि ये जो है ना वो ट्रेडिशनली नॉट अपील टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसकी मैच्योरिटी सीधे 20-20 साल तक की मैच्योरिटी है, तो कोई इसमें ज्यादातर इन्वेस्ट नहीं करते हैं लोग। फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, वो ये सब सिक्योरिटी अपने पास रखती है खरीद के, सेफ्टी के लिए। कई बार तो इनके लिए ये स्टेचुटरी कंपल्सन होता है, मतलब सरकारी डिपॉजिट को खरीदना उनके लिए कंपलसरी बनाया जाता है, इसलिए उनको खरीदना पड़ता है। ये पहला तुम्हारा खत्म हुआ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाला। अब देखो दूसरा जो आता है तो तुम्हारा कौन सा है दूसरा, रिलीफ बोर्ड, आरबीआई रिलीफ बोर्ड। A popular instrument for earning tax exempt income, यार देखो इसमें ना आपको टैक्स नहीं देना है, इसलिए ये थोड़ा फायदे वाला है। इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एनआरआई सब इसमें इन्वेस्ट कर सकते। अब मिनिमम अमाउंट कितना लिखा है देखो इसके अंदर, 1000 रुपए का मिनिमम अमाउंट है, लेकिन इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती है। फिर जो द मैच्योरिटी है, वो पीरियड कितना, मैच्योरिटी पीरियड आपके लिए, मैच्योरिटी पीरियड 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, एंड
उसके बाद दिखाए देखो, देयर आर टू ऑप्शंस, क्यूमुलेटिव ऑप्शन यानी साथ में पैसा मिलेगा, और नॉन क्यूमुलेटिव यानी अभी ले लेना पड़े आपको। दोनों ऑप्शन आपके पास। फिर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है कितना, 5%, 8%, सॉरी, और एनएम कितना है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो भी आपको हाफ ईयरली पे किया जाएगा। अंडर द क्यूमुलेटिव ऑप्शन 1000 जो है ना वो कितना हो जाएगा 5 साल के बाद में, 1480 हो जाएगा 5 साल के बाद। क्यूमुलेटिव ऑप्शन है, तो पैसा आपको अभी नहीं लेना है, लास्ट में लेना है, क्यों बोला मैंने। द इंटरेस्ट अर्न इज कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना है। और जो बॉन्ड है उसमें आपको वेल्थ टैक्स भी नहीं देना है। फिर उसके बाद आता है द बॉन्ड्स आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड लेजर अकाउंट। क्या लिखा है, बॉन्ड लेजर अकाउंट, या तो प्रॉमिसरी नोट, दो तरह से उसको इशू किए जाते हैं। बॉन्ड लेजर अकाउंट कैन बी ओपन in the name of investor at the receiving offices, yani designated offices of banks, and at the public debt offices of the RBI bonds in the form of promissory notes are issued by only at the RBI offices। ये का इशू की जाएगी, सिर्फ RBI के ऑफिस के अंदर इशू होता है। फिर नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है कि बॉन्ड्स है वो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफरेबल है, यानी बोर्ड लेजर अकाउंट भी ट्रांसफरेबल होल्डी इन पार्ट। और अगर ट्रांसफर डीड आपने बनाई तो होल्डी या तो पार्टली यानी पूरा बॉन्ड, या तो जितना आपको ट्रांसफर करना है उतना भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पर जो प्रोमिसरी नोट्स है ना उसको ट्रांसफर करने के लिए आपको एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों चाहिए। एंडोर्समेंट के लिए नाम लिखो सामने, यहाँ पे भी नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, अब इसका नॉमिनेशन करा सकते हो। एंड जो बॉन्ड्स है कैन बी ऑफर्ड एज ए सिक्योरिटी टू बैंक्स फॉर अवेलिंग लोन, यहाँ पे भी अपने बैंक को सिक्योरिटी की तरह से उसको यूज करा सकते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर डिबेंचर्स है नेक्स्ट, थर्ड में प्राइवेट सेक्टर डिबेंचर, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के डिबेंचर ये एकिन टू यानी उसके जैसे कनेक्टेड टू प्रॉमिसरी नोट, यानी ये प्रॉमिसरी नोट के जैसे ही है। डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग, अंडरलाइन करो, लॉन्ग टर्म डेट। तो ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी टुवर्ड्स द डिबेंचर होल्डर्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बोरोअर प्रॉमिसेस टू पे इंटरेस्ट, उतना इंटरेस्ट पे करना है, एंड प्रिंसिपल एट स्पेसिफाइड टाइम्स। द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स आर एज फॉलोज। पहली बात तो व्हेन डिबेंचर इज इशूड, डिबेंचर इशू इज सोल्ड, यानी जब पब्लिक को ये बेचा जाता है तो इसके लिए याद रखना ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है टू अ डीड। ये हमने डिबेंचर के टाइम पे देखा है, तो 11th स्टैंडर्ड में भी था। ट्रस्टी कौन होता है, या तो तुम्हारी कोई बैंक या तो कोई फाइनेंशियल, कोई आदमी नहीं होता, कोई बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अंडरलाइन करो इसको। इनको क्या इंटरेस्ट किया जाता है, इनको ऊपर भरोसा रखा जाता है कि ये डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब इनका नुकसान नहीं होने देंगे कोई भी हालत। और द ट्रस्टी इज रिस्पॉन्सिबल है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डिबेंचर होल्डर्स के साथ में किए हैं उसको कंपनी बराबर से फुलफिल कर रही है कि नहीं उसको देखने के लिए। फिर नेक्स्ट देखें, टिपिकली डिबेंचर्स जो है उसको सिक्योर्ड माना जाता है बाय चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, अंडरलाइन करो, चार्ज किस पे होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब कई बार स्टॉक उसके ऊपर भी अपने क्या करते हैं ऐसा चार्ज लगता है। और याद रखना इसको इक्विटेबल मॉर्गेज बोला जाता है। इक्विटेबल मॉर्गेज का मतलब उतने जितना, यानी अगर मैंने 5 लाख की कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखा है तो वो 5 लाख हमेशा रहना चाहिए मेरे पास, तो उसको रोटेट भले कराता हूँ लेकिन एनी टाइम वो 5 लाख रहना चाहिए। ऑल डिबेंचर्स ऑल इशूड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कितना लिखा है, मोर देन 18 मंथ्स। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए, ये याद रखना, मोर देन 18 मंथ्स के लिए क्या कंपलसरी बना है, वो क्रिसिल वगैरह जो है ना उसका क्रेडिट रेटिंग आपके पास होना चाहिए। एंड
जो डिबेंचर के लिए अपने डिबेंचर ये भी आएगा 100% आएगा ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट अपने को ओपन करना पड़ता है DRR अकाउंट लास्ट ईयर अपने इसके सम्स करते थे एंड कंपनी शुड क्रिएट अ DRR इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट कितना लिखा है ये भी याद रखना 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ द इशू बिफोर द रिडेम्पशन कमेंसेस यानी रिडेम्पशन शुरू होने से पहले 50% अमाउंट डिपॉजिट करके रखना है प्रीवियसली द कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट डिबेंचर्स के ऊपर उसकी एक सीलिंग फिक्स की जाती थी वो भी कौन करता था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस याद रखना ही अब ऐसी कोई सीलिंग अप्लाइड नहीं है अब आपको इसमें किसकी कंपनी फ्री है कंपनी खुद इसका कूपन रेट यानी डिस्काउंट रेट या तो इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करती है फर्दर जो रेट है ना वो फिक्स भी हो सकता है और फ्लोटिंग भी हो सकता है फ्लोटिंग यानी डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर इट इज पीरियोडिक देखो लेटर केस में पीरियोडिकली डिटरमाइन किया जाता है मतलब वो चेंज होता रहता है लेटर केस यानी दूसरा वाला कौन सा फ्लोटिंग वाले की बात कर बिफोर कुछ काम का नहीं उसका वो हटा देना फोर्थ में लास्ट वर्ड लिखा है ना बिफोर वो हटा देना फिर फिफ्थ में देखो अर्लियर द एवरेज रिडेम्पशन पीरियड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो 7 साल का था पहले ना ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है रिडेम्पशन कभी भी कर सकते हो फिर लिखा है देखो जो डिबेंचर्स है समटाइम्स अ कॉल क्रिएचर ये कॉल क्रिएचर वाला इंपॉर्टेंट है देखो कॉल फीचर है देखो कॉल फीचर का मतलब ये होता है ध्यान देना इश्यूइंग कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि एक प्राइस के ऊपर आप इसको मैच्योरिटी डेट के पहले मैं तुमको बोल ऑफर देता हूँ मैच्योरिटी डेट के पहले बोलता हूँ कि इतने में देना हो तो दे किसी को पैसे की जरूरत हो पहले पैसा मिल जाता है बिफोर मैच्योरिटी डेट इसको अपने क्या कर सकते हैं रिडीम करा सकते हैं सिमिलरली समटाइम्स द डिबेंचर्स में हैव अ पुट फीचर पुट फीचर का मतलब क्या कि उसका मतलब कि आपको जो है ना राइट मिलता है रिडेम्पशन का एट स्पेसिफिक टाइम एट प्रीडिटरमाइंड प्राइसेस पहले से नक्की की गई प्राइस के ऊपर आप इसको है ना रिडीम करा सकते हो ऐसा पर पहले से नक्की होती है प्राइस दो फीचर हुए एक कॉल फीचर और दूसरा कौन सा पुट फीचर अब इसके बाद लिखा है डिबेंचर्स में है कन्वर्टेबल क्लॉज इसमें कौन सा क्लॉज होता है कन्वर्ट करने का क्लॉज कि उसको इक्विटी शेयर में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टेबल क्लॉज का मतलब उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाए नाउ द नेक्स्ट उसके बाद में आता है पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोन्स तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इश्यू डिबेंचर्स जिसको अपने PSU बोन्स बोलते हैं बराबर है डिबेंचर जैसा ही है लेकिन अपने क्या नाम देंगे उसको PSU बोन्स बोलेंगे देयर आर टू ब्रॉड वेराइटीज दो अलग अलग वेराइटीज एक तो टैक्सेबल और दूसरा है तुम्हारी टैक्स फ्री बोन्स द इंटरेस्ट ऑन टैक्सेबल बोन एंड टैक्स फ्री बोन्स द इंटरेस्ट जो है ना वो एग्जेम्प्ट है टैक्सेबल बोन के ऊपर अप टू अ सर्टेन लिमिट एज पर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स बराबर ना और वेयर इज द इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री बोन्स ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है while PSUs are free to set the interest rate on taxable bond they cannot offer more than a certain interest rate on fixed rate bond tax free bonds which is fixed by the Ministry of Finance याद रखना कि जो इंटरेस्ट रेट है ना टैक्स फ्री बॉन्ड के वो कौन डिसाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस MCQ मोर इम्पोर्टेंट a PSU can issue tax free bonds only with the prior approval of the Ministry of Finance यानी जब तक अप्रूवल ना मिले ना
तब तक टैक्स फ्री फॉर्म बॉन्ड नहीं, क्योंकि बात चल रही है सरकार का नुकसान है ना इसमें, टैक्स नहीं देना है तो इसलिए। देखो कौन कौन से फीचर्स है उसके अंदर। पहली बात तो कोई डिडक्शन नहीं होता टीडीएस का, टैक्स नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। ये टैक्स आपको सीधा ही डायरेक्टली क्या है इसके अंदर फ्री, टैक्स फ्री है। तो वो ट्रांसफरेबल है, खाली एंडोर्समेंट से, यानी उसके ऊपर खाली नाम लिख दो और डिलीवर कर दो उसको, तो ट्रांसफरेबल है। इसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है ट्रांसफर के ऊपर, और वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड किए जा सकते हैं, उसको अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, मतलब उसको खरीद बेच सकते हैं। स्मॉल प्राइस डिफरेंसेज होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है इसका, राइट। तो यहाँ तक मैं अभी कंप्लीट करता हूँ।